everyone. Today it is World Hypertension Day. Hypertension, अरे इस बीमारी का तो नाम सुना ही होगा। बहुत ही चिपकू बीमारी है। एक बार गले पड़ गई तो आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। फ्रेंड्स, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एस्टिमेशन अनुमान के हिसाब से 1.28 बिलियन अडल्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन 30 to 80 एज ग्रुप में इस बीमारी से ग्रसित है। और सबसे डरावनी बात कि ये जो लोग ग्रसित हैं, इनमें से भी आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ये बीमारी है। सो फ्रेंड्स, हम ये ज़रूर जानेंगे आज, ज़रूर कमबख्त इस बीपी के बारे में हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी है क्या। हमारे शरीर में हार्ट का पंप, ह्यूमन पंप फिट है और ये इसका काम है हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, 24 घंटे 7 दिन पंप करना, धक 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 करते रहना है इसका काम। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है हार्ट पंपिंग एक्शन से। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो बीट करता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर से ब्लड आपके धमनियों, आर्टरीज में जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लड का प्रेशर जो वो एक्सर्ट करता है इन धमनियों में, इन आर्टरीज में, इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप अक्सर हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में जाते होंगे तो डॉक्टर आपके हाथ में कफ बांध के रीडिंग लेते हैं। ये रीडिंग इसी के जांच के लिए होता है। जो ऊपर वाला आप प्रेशर बोलते हैं सिस्टोलिक, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब का होता है और ये औसतन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। नीचे वाला डायस्टोलिक, जो हार्ट रिलैक्स होता है, जब रिफिल होता है तब का प्रेशर है, जो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। पाया जाता है 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये नॉर्मल रेंज में ब्लड प्रेशर पाया जाता है। हाइपरटेंशन जो हम कहते हैं, ये एक ऊपर वाला प्रेशर सिस्टोलिक 140 या उससे ऊपर और नीचे वाला डायस्टोलिक 90 या उससे ऊपर कंसेक्यूटिव रीडिंग्स, एक रीडिंग में नहीं, कुछ कंसेक्यूटिव रीडिंग्स में मिलता है, तब आप हाइपरटेंसिव डिक्लेयर किए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि ज़्यादातर ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है। हाँ, आप गए हैं किसी और प्रोसेस के लिए, हो सकता है आप किसी डेंटल क्लिनिक में बैठे हो दांत के एक्सट्रैक्शन के लिए, आपके केरियस टूथ के, और जब आपकी रीडिंग ली जा रही है तब आपका हाई बीपी डायग्नोस हुआ है। ये और टेंशन वाली बात इसलिए होती है क्योंकि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर सुन के ऐसा नहीं समझना कि ये कोई थ्रिलर मूवी के स्क्रिप्ट का चुराया हुआ टाइटल है। ये बिल्कुल साइलेंट किलर है। ये कई दिनों, सालों में अपना काम दिखाता है और स्लोली आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसा है दोस्तों कि खुशी मनाने की जरूरत नहीं है कि आज डायग्नोज हुआ है तो हम 20-25 साल के लिए फुर्सत में हैं। नहीं, इसमें बॉडी आपको इंडिकेशन ज़रूर देते हैं, आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, बशर्ते आप समय रहते रहते उसे पकड़िए। तो कौन से इंडिकेशन सिम्टम्स हमें जनरली मिलते हैं? आँखों में विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लरिंग हो सकता है आपको, या फिर ऐसे अक्षर नाचते हुए दिखेंगे, या फिर हेडेक हो रहा हो सीवियर। तो आप आई टेस्ट के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करा सकते हैं। कभी कभी आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और स्वेटिंग हो रही है काफ़ी, वैसे ही फास्ट वॉकिंग के टाइम हो रहा हो। अगर आप शांति से कहीं बैठे तब भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ एंग्जाइटी जैसा लग रहा हो,
अच्छा नहीं लग रहा है, चेस्ट में टाइटनेस फील हो रहा है, हार्ट पाउंड कर रहा है, अचानक से बीट कर रहा हो, या इस तरीके से कोई सिम्टॉम आपको मिल रहा हो। इसके अलावा आपको नोज ब्लीड्स हो सकता है, और जिनके डायबिटीज़ को रिलेट है साथ में, अगर डायबिटीज़ के भी सिम्टॉम्स पकड़ में आ रहे हो, जैसे फटीग या फिर मूड स्विंग्स, तो ये समझ लीजिए कि आपको थोड़े से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो ये सारे जो सिम्टॉम्स है, अब तो ये समझ में आ गया कि इस बीमारी को बोलते क्या है, क्यों है। 140/90 ऊपर का नीचे का आते साथ इसको हाइपरटेंसिव कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इसके सिम्टॉम्स कैसे होते हैं, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर एक बार आपने जब बताया इस तरीके के आपके फाइंडिंग्स, तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर एडवाइस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपका खून लिया जाएगा, ये रूल आउट करने की कहीं थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन यूरिन एग्जामिनेशन भी किया जाता है, ताकि आपके कोई स्ट्रेस हार्मोन रिलीज तो नहीं हो रहे हैं यूरिन में, वो चेक किया जाता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन का बिगेस्ट कॉज होता है किडनी रिलेटेड, एड्रीनल ग्लैंड से उसको रूल आउट किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी और रीनल डॉपलर भी किया जाता है, ताकि ये समझ में आए कि किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उसको रूल आउट किया जा सके। इसके अलावा हार्ट, उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है दो रीज़न से कि एक कोई हार्ट रिलेटेड फैक्टर तो नहीं है, कोई हार्ट की खुद की कोई एनॉमली हो, खुद का कोई डिसीज़, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो, या कोई कंजेनाइटल डिसीज़ हो, या कुछ ऐसे कंडीशन हो गए हो जिसके वजह से हार्ट को पंपिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो। इसके अलावा सेकेंड रीज़न इन्वेस्टिगेशन हार्ट का इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि अगर आपको क्रॉनिक ब्लड प्रेशर हुआ हो सालों से और आप अनडायग्नोस्ड रहे उस ड्यूरेशन में, तो उसमें हार्ट में चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइड में हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस बहुत होते हैं फ्रेंड्स। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस बोले गए हैं तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर से कराइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप खुशनसीब बोलेंगे या बदनसीब, जिनके ये सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। दे आर कंसीडर्ड वैसे तो हेल्दी, बट फिर भी उनको हाइपरटेंशन के फाइंडिंग्स होते हैं। बीपी उनका हाई, ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है, उनका खून जावा के लावा के जैसा उबलते रहता है। ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लोग होते हैं। तो इन लोगों में कभी कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स के साथ इनको कोरिलेट किया जाता है, जैसे ओबेसिटी और स्ट्रेस के साथ। जो लोगों में बाकी फाइंडिंग्स के कम आसार मिलते हैं, उनमें ये ओबेसिटी और स्ट्रेस, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस देखा गया है, स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड। और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन है। फीमेल्स में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पे ध्यान देना, क्योंकि एक तो उनका फैट डिपोजिशन बॉडी में बहुत डिफरेंट होता है, और जहाँ फैट का प्रेजेंस होता है, ऐसे नहीं दोस्तों की साड़ी पहनकर आप मिरर के सामने खड़े और आपकी चर्बी यहाँ वहाँ से दिख रही है, वही सिर्फ डेंजरस है, नहीं। उसके अलावा चर्बी जो बॉडी के अंदर होती है, इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज जितना टमी को स्ट्रक्चर आपकी विसरल ओबेसिटी होती है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। फिर फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, इनके जो टेंडेंसी होती है ये भी बहुत चिंताजनक हो जाता है हाइपरटेंशन के साथ। और जब प्रेगनेंसी के वक्त किसी फीमेल्स में एक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया, ये कंडीशंस भी मौजूद होते हैं। तो कुल मिला के फीमेल्स में जहाँ अगर उनके फैट डिपोजिशन, ओबेसिटी सेंट्रल है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्योंकि जहाँ आपके फैट सेल्स होते हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। एक्चुअली अगर देखा गया तो इन्फ्लेमेशन ही इसकी जड़ होती है, और जहाँ एक्सेस फैट सेल होता है ये एक अलार्मिंग सिग्नल होता है। तो आपको ओबेसिटी से बचने की बहुत आवश्यकता होती है। और सेकंड है स्ट्रेस। हाँ, कोई बॉस तो ऐसे स्ट्रेसफुल होते ही, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी सासू माँ स्ट्रेसफुल होती है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। क्योंकि एज आते आते जब आपकी आर्टरीज, धमनियाँ हार्ड होने लगती है, जो यंग एज में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, और साथ में अगर स्ट्रेस बढ़ गया, ओबेसिटी है, अंडरलाइंग फैक्टर्स है, कोमॉर्बिडिटीज है, तो ये सारे आपके धमनियों में बहुत प्रेशर डालते हैं और वासोकंस्ट्रिक्शन जैसे चीजें होगी जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फीमेल्स में फिर से मैं एक चीज बोलूंगी, ऐड करूंगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जब एज आते आते ये कंडीशन भी डेवलप होने लगती है जिसमें फैटी लिवर और हाइपरटेंशन का प्रेजेंस पाया जाता है। तो फैट और स्ट्रेस से आपको बिल्कुल दूर रहना है। तो अब ये डिसीज के बारे में हमने समझा, सिम्टम्स के बारे में समझा, उसके किसके साथ कोरिलेट किया जाता है, स्पेशली जिनकी कोई मेडिकल फाइंडिंग्स नहीं है, ऐसे प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंसिव लोग जिनकी मेडिकल कंडीशंस नहीं है, उनमें हमने देखा ओबेसिटी और स्ट्रेस काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि इससे बचा कैसे जाए। अरे बहुत सिंपल है, हमारे पूर्वजों ने तो बोला ही है, जिसने अपने टंग के 2/3 पार्ट पे कंट्रोल रखा हो वो उसने सब चीज़ काबू कर लिया। जी हाँ, डाइट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस आपको ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और इवन डेथ से बचा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने डाइट को चेंज करिए, इसमें सॉल्ट इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करिए, रेड मीट को रेस्ट्रिक्ट रखिए और लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। एक सेशन के दौरान मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशन बता देती हूँ कि एक हमारी लेडी पार्टिसिपेंट काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी और उन्होंने बोला कि पालक खाना बहुत अच्छा होता है बीपी में, क्योंकि उसमें पोटेशियम लेवल बहुत अच्छा होता है, हाई होता है। तो मैं क्या उसको बहुत इंक्लूड कर लूँ अपने खाने में, सुबह दोपहर शाम, वीक में इतने बार। देखिए, आपको किसी भी चीज़ को कितनी भी अच्छी एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस में नहीं लेना है। पालक इज़ वेरी न्यूट्रिशियस लीफी वेजिटेबल, वेरी हाई इन every vitamins, but it also have high content of oxalates. So kidney problems वालों के लिए थोड़ा सा caution लेना ज़रूरी है। आप लीफी वेजिटेबल्स प्रोपोर्शन में लीजिए, वीक में डिवाइड कर लीजिए। आप प्लांट प्रोटीन इंक्लूड करिए, स्प्राउट से लेके जो भी प्लांट प्रोटीन है वो आप इंक्लूड करिए। आपके इसमें फ्रूट्स इंक्लूड करिए डाइट में, विच आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। साइट्रस फ्रूट जो आपके लाइनिंग, ब्लड वेसल्स के लाइनिंग को भी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, वो आप इंक्लूड करिए अपने डाइट में। इवन नट्स जो होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच नट। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको जो अच्छा लगे, कम से कम 15-20 मिनट्स आप अपने लिए टाइम निकाल कर ज़रूर से वॉक करिए। योगा अच्छा लगता है, अभी आने वाला है योगा डे, उसमें मैं अपने इंसाइट्स शेयर करूँगी अपने वर्कआउट्स के। आपको एरोबिक्स है, वॉकिंग, स्विमिंग, स्कीपिंग, जॉगिंग, जो अच्छा लगे वो ज़रूर से करिए, बट आप अपने रूटीन में ये आपके एक्सरसाइजेस ज़रूर इन्वॉल्व करिए, ज़रूर इंक्लूड करिए। इसके अलावा आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस इंक्लूड करिए, ये आपके हार्ट को काम करेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सो हियर आई एम फ्रेंड्स, डॉक्टर मधुमिता मंडल, योर हेल्थ गाइड। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपके हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अवेयर रहिए इस डिसीज़ के बारे में और लोगों तक भी ये अवेयरनेस ज़रूर पहुंचाइए। मेरा ईमेल आईडी है drmandal.20@gmail.com। इसमें आप अपने कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट से वो आके जुड़ सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन योगा डे के टाइम पे। टिल देन स्टे हेल्दी।